हेड पेपर जो कि 23 फरवरी 2025 को हुआ था, उसके जो MCQs है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहला जो MCQs है वो आया है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में से, जिसमें से लिखा हुआ है एज पर द केस मौलवी तमीजुद्दीन खान वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान PLD 1955 FC यानी फेडरल कोर्ट 240 पेज है इसका। द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मौलवी तमीजुद्दीन खान फाइल्ड अ रिट पिटीशन इन द नेचर ऑफ, यानी यहाँ पे बताया गया कि मौलवी तमीजुद्दीन खान ने जो रिट पिटीशन दायर की थी इस केस के अकॉर्डिंग, वो रिट पिटीशन कौन सी थी, ठीक है। ये बेसिकली आपको बताया गया है कि क्या वो मैंडेमस एंड कोवरेंटो थी या कोवरेंटो और हिबियस कॉर्पस थी, या मैंडेमस या सर्चोगाई थी। तो जो मौलवी तमीजुद्दीन ने रिट पिटीशन दायर की थी वो रिट ऑफ मैंडेमस और कोवरेंटो थी। यानी यहाँ पे आपने जो याद रखना है MCQs में, वो आपने ये सबसे पहले याद रखना है कि इस केस का पूरा नाम क्या है। अक्सर वो ये भी पेपर में पूछता है। तो इस केस का पूरा नाम है मौलवी तमीजुद्दीन वर्सेस गवर्नर जनरल। अक्सर औकात जो है ना वो पेपर में बच्चे गलत कर जाते हैं, मतलब नाम जो है वो पूछते हैं तो ये गलत ऑप्शन लगाते हैं। फिर उसके खिलाफ ये आपने याद रखना है कि द प्रेसिडेंट जो है जी मौलवी तमीजुद्दीन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो प्रेसिडेंट था। उसके बाद आगे जो MCQs आया था वो आया था एज पर द केस ऑफ जफर अली शाह एंड अदर वर्सेस जनरल परवेज मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान PLD 2000 SC सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 8069। परवेज मुशर्रफ टुक स्टेप एंड प्रोक्लेम इमरजेंसी एज चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी यहाँ पे उन्होंने जो है उन्होंने स्टेप लिए थे, वो कैसे स्टेप थे, वो अप्रोप्रिएट थे या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल थे या कॉन्स्टिट्यूशनल थे या लेजिटिमेट थे। तो उनके जो टू स्टेप्स उन्होंने लिए थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल आप उनको बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज किया था। और मार्शल लॉ जो है वो हमारे मुल्क में उसको एक तरह का क्राइम समझा जाता है जो कि हाई ट्रीजन है, और हाई ट्रीजन आर्टिकल 6 में बताया गया है। उसके बाद है एज पर द केस ऑफ बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ मार्शल लॉ आर्मी स्टाफ PLD 1977 SC 657। अच्छा, जो मैं नाम बोल रही हूँ इनको आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, यानी जितने भी केस लाज के नाम होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपने ज़रूर याद करने हैं। द लर्नड अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपीयरिंग एज द लॉ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो जो लर्नड अटॉर्नी जनरल था पाकिस्तान का, उसका नाम बताएं क्या था, तो वो थे जी मिस्टर शरीफुद्दीन पीरजादा। तो ये आपने याद रखना है, इसमें आपने पूरा नाम याद रखना है, बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी। तो ये जो है ना बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, केस लॉज के रिलेटेड जो है वो MCQs आते ही आते हैं। 4-5 MCQs इसी में से आने हैं, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट MCQ जो है वो है CPC में से। CPC का सेक्शन 9 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ उसमें से आता ही आता है पेपर में। अब यहाँ पे जो MCQs आया वो है एज पर सेक्शन 9 of the Code of Civil Procedure 908, the court shall subject to the provisions herein contained have to dash to try all suit of civil nature excepting suit of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। अब यहाँ पे बता दिया गया कि एज पर सेक्शन 9 के मुताबिक क्या बताया गया है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेरेन कंटेन हैव डैश टू ट्राई ऑल सूट, के कोर्ट के पास क्या इख्तियार है कि वो जितने भी सिविल नेचर के सूट्स हैं उनको सुन सकती है, लेकिन क्या है कि एक्सेप्ट ऑफ विच द आइदर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार। लेकिन उस पर क्या है कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार है, उसके अलावा जितने भी सिविल नेचर के केसेस हैं उनको सुन सकती है। तो क्या है उसके जुरिसडिक्शन में आते हैं, ठीक है, ये ऑब्लिगेशन नहीं, यहाँ पे जुरिसडिक्शन है, यानी जितने भी जुरिसडिक्शन में उसके आते होंगे केस सिविल कोर्ट की, वो सारे केसेस वो सुन सकती है सिविल कोर्ट। इसके अलावा जो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार कर दिए गए उनको वो नहीं सुन सकती। अब एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि रेवेन्यू के केसेस नहीं वो सुन सकती, फैमिली केसेस नहीं सुन सकती, क्रिमिनल केसेस नहीं सुन सकती, इस तरह से इनको डिफाइन किया गया है। उसके बाद है जी एज पर द केस ऑफ मिस आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान PLD 1972 SC 139। ये आपने पूरा नाम अच्छी तरह से याद करना है। वन ऑफ क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज वेदर द डिक्ट्रॉइन इंडिकेटेड इन द केस वाज करेक्ट, मतलब जो डिक्ट्रॉइन इसमें यूज़ हुआ था, कौन से केस का डिक्ट्रॉइन उन्होंने यूज़ किया था, इसमें बेसिकली उन्होंने हेंस कैल्सन की थ्योरी को यूज़ किया था। और हेंस कैल्सन की जो थ्योरी थी वो पहले किस केस में पेश की गई थी, वो स्टेट वर्सेस
200 केस में जो है जी तब पेश की गई थी। ठीक है, आपने ये याद रखना है। उसके बाद उसकी सन भी आपने याद रखनी है, PLD 1958 SC 533, क्योंकि ये भी वो पेपर में पूछ सकता है। हो सकता है चारों ऑप्शन में स्टेट वर्सेस 200 हो, लेकिन आगे उसका नंबर जो है वो गलत हो, तो आपने नंबर को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है कि एज पर द आर्टिकल 65 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, अ पर्सन इलेक्टेड टू अ हाउस शैल नॉट सिट और वोट until he has made before the house oath in the form set out on schedule। अब यहाँ पे बताया गया कि कोई भी पर्सन तब तक इलेक्टेड नहीं हो सकता पाकिस्तान के किसी भी मतलब हाउस के लिए। हाउस कौन से है? पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, एक नेशनल के दो हिस्से हैं, एक नेशनल असेंबली और सेनेट। तो दोनों के मेंबर बनने के लिए क्या है कि उसका मेंबर दोनों में से किसी भी एक हाउस का वो तब तक नहीं बन सकता जब तक कि वो ओथ खलफ ना उठाए। किस आर्टिकल शेड्यूल के मुताबिक? शेड्यूल 3 है, जिसके मुताबिक वो हलफ उठाते हैं और फिर वो मेंबर बन सकते हैं किसी भी हाउस के। As per section 2(3) of the Code of Civil Procedure 908, in this act, unless there is anything repugnant in the subject or the context, dash means any person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made। यानी यहाँ पे बताया गया कि उस पर्सन को क्या कहा जाता है जिसके अगेंस्ट, जिसके फेवर में डिग्री पास होती है या जिसके फेवर में जो है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, मेड होता है, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? उस पर्सन को हम डिग्री होल्डर बोलते हैं। और जिस पर्सन के अगेंस्ट जजमेंट जाती है उसको हम जजमेंट डेटर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एज पर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ। यहाँ पे बताया गया कि आर्टिकल 25 सब क्लास 2 में बताया गया है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। किस बेस पे? यहाँ पे स्टेटस, रिलीजन है, रेस है, सेक्स, 4 ऑप्शन है। तो जेंडर बेस जो है ना वो कोई नहीं देखा जाता कि ये मेल है या फीमेल है। ऑल आर इक्वल इन आई ऑफ लॉ। As per Article 178 of the Constitution of Pakistan 1973, before entering upon office, the Chief Justice of Pakistan shall make before the dash and any other judge of the Supreme Court shall make before the Chief Justice oath in the form set out in third schedule। यहाँ पे बताया गया है कि आर्टिकल 178 के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट का जो जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक क्या है कि जब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या है कि जब भी वो क्या करेगा, अपना हाउस संभालेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? बिफोर दी एंड एनी अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो है जी वो क्या करेगा कि जो ओथ को लेगा, ये बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि ओथ वो किसके सामने हलफ उठाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? तो जितने और जजेस हैं उनके सामने। और आगे उसने फर्दर ऑप्शन बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, फुल कोर्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस या प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के सामने। यानी बेसिकली इसमें बताया गया कि आर्टिकल 178 में ये बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो क्या करेंगे कि वो ओथ जो है जब भी मतलब वो अपने ऑफिस में एंटर होंगे, थर्ड शेड्यूल के मुताबिक वो हलफ लेंगे किसके सामने? जितने भी बाकी जजेस हैं उनके सामने, और साथ में जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनके सामने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आर्टिकल 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ऑल एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी थ्रू पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द। यहाँ पे बताया गया कि 190 के मुताबिक जितनी भी एग्जेक्टिव और जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, वो किस जो भी फेल परफॉर्म करेंगी वो किसकी मदद के लिए परफॉर्म करेंगी? आया फेडरल गवर्नमेंट के या प्रेसिडेंट के या सुप्रीम कोर्ट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के? तो सुप्रीम कोर्ट की हेल्प के लिए जो है वो काम करेंगे। यानी आर्टिकल 190 में क्या बता दिया गया कि जो एग्जेक्टिव और जुडिशियल ब्रांचेज हैं वो किसके लिए काम करेंगी? वो काम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। उसके बाद फर्दर आर्टिकल है आपका 561 of the Constitution of Pakistan 1973, the dash may address either house or both houses assembled together and may for that purpose require the attendance of the member। यानी यहाँ पे बता दिया गया कि दोनों हाउसेस से यानी नेशनल असेंबली और सेनेट से कौन बंदा है जो कि खिताब कर सकता है, दोनों को इकट्ठा करके उनसे जो है वो किसी भी पर्पज़ के रिलेटेड जो है वो अटेंडेंस तलब कर सकता है दोनों हाउसेस की। तो वो आया कौन है? COS है, प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर है या प्रेसिडेंट है? तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो क्या कर सकता है? वो हलफ ले सकता है, वो दोनों हाउसेस को इकट्ठा कर सकता है।
उसके बाद आगे आ जाता है एज पर आर्टिकल 4(2) ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर द एडमिशन ऑफ एनी सच स्टेट टू अ मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन विल बी अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ, यानी यहाँ पे बताया गया कि आर्टिकल 2 के मुताबिक जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, ठीक है, उसमें क्या है, द एडमिशन यानी दाखिल होना है, जैसे एडमिशन है ना वैसे ये भी एडमिशन का वर्ड है कि क्या है कि एडमिशन ऑफ एनी सच स्टेट, किसी भी स्टेट को जो है वो मेंबर मानना यूनाइटेड नेशन का, विल बी अफेक्टेड बाय डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली, तो वो क्या होगा, वो कैसे होगा, वो जनरल असेंबली के डिसीजन से होगा अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ, कौन रिकमेंडेशन करेगा, तो रिकमेंडेशन इसको सिक्योरिटी काउंसिल करते हैं। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल के जो है वो मतलब रिकमेंडेशन के बगैर जो है वो जनरल असेंबली किसी भी स्टेट को एज ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन नहीं बना सकती। अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बनने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल उसको अपॉइंट करेगी, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन कौन करेगा, जनरल असेंबली करेगी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एज पर सेक्शन 2(2) of the Code of Civil Procedure 908, in this act, unless there is anything repugnant in the subject or the context, means the formal expression of an adjudication which so far as required court expressing it conclusively determine the right of the party, यानी वो मैटर, वो एक्सप्रेशन, वो एडजुडिकेशन जो क्लियर करके पार्टीज के राइट्स एंड ड्यूटीज़ को बता दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिग्री बोलते हैं। ऑर्डर तो वो है ना जो डेली बेस पे पास हो रहा है, जजमेंट जो फाइनल जो होता है ना, जो डिग्री की बेस पे की जाती है, वो जजमेंट है। डिग्री क्या है, बेसिकली वो जो मुकम्मल जो उसके अंदर बताए जाते हैं ना शॉर्ट फॉर्मेट में, जिसके अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज़ पार्टीज की डिक्लेयर की जाती है, उसको बोलते हैं। उसके बाद आगे वाला है जी 4 ऑप्शन, एज पर